कि शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान का निर्माण करना है, उसके माइंड, बॉडी और सोल को, मन, बुद्धि और आत्मा को पूर्ण विकसित करना है। गांधी जी 36 में ये कहते हैं कि हैंड, हार्ट और हेड, इन तीन का समग्र विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो 2020 की शिक्षा पॉलिसी अपने आमद है, ये पहला उद्देश्य आप अध्यापकों से रखती है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य देश की शिक्षा का, राष्ट्र की शिक्षा का, बचपन को बनाने का मूल उद्देश्य एक बेहतर, एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, गुड ह्यूमन बीइंग। अगला प्रश्न आता है, गुड ह्यूमन बीइंग कौन है, एक अच्छा इंसान कौन है? फिर शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनाना है, और बेहतर इंसान वो होगा जो स्किल्ड होगा, कॉम्पिटेंट होगा और सर्विस ओरिएंटेड होगा, सक्षम होगा, कुशल होगा और सेवा भाव संवेदनशीलता इसमें होगी। फिर शिक्षा नीति अगले चरण में चलती है। स्किल किसे कहते हैं, कॉम्पिटेंसी किसे कहते हैं? बहुत सरल शब्दों में आज आप सबसे मैं बात करूंगा। उद्देश्य क्या है? गुड ह्यूमन बीइंग का निर्माण। गुड ह्यूमन बीइंग कौन होगा, कैसे होगा? तो स्किल्ड होगा और कॉम्पिटेंट होगा। फिर स्किल्स की बात आती है कि स्किल्स किसे कहते हैं। आप अध्यापकों को अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं कि नर्सरी से लेकर के 12 तक, या बच्चे के जन्म से लेकर के 16 या 18 वर्ष के युवावस्था पहुंचने तक गणित विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा, इनके द्वारा कौन कौन सी स्किल का विकास करना है, तो उस पर शिक्षा नीति प्रकाश डालती है और कहती है कि स्किल्स वह हैं जो 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी स्किल्स के रूप में परिभाषित है, जिन्हें 21वीं शताब्दी में जीने के लिए, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, सफल होने के लिए अक्वायर करना जरूरी है। 1 मिनट वापस आपको ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले हमने अच्छी शिक्षा नहीं दी, नहीं देते तो हम हजारों हजार वर्षों से यहां तक नहीं पहुंचते, इतना सांस्कृतिक विकास नहीं होता। जब ये स्कूल नहीं होते थे, अंग्रेजी नहीं होती थी, तब भी अच्छे विद्यालय होते थे, तब भी टॉपर लोग जाते थे। 200, 400, 500, 700, 1000 साल पहले चलिए तो भी गुरुकुल होते थे। वहां गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास सब कुछ होता था। कई बार हम लोग रामायण सुनते हैं तो लगता है ना कि जब कहते हैं पुष्पक विमान होता था तो लगता था ऐसे कोई झूठी कल्पना होगी। हवाई जहाज तो होता ही है, किसी ने तो बनाया ही है। तो आज बनाना तो ये 5000 साल पहले भी बन सकता था कि नहीं? वैद्य होते थे जो ऑलमोस्ट मृत प्राय लोगों को वापस जीवन दे देते थे। तो पहले भी हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन 21वीं शताब्दी में हमें कहां जाना है, इस पर नई शिक्षा नीति विचार करती है। आज से 50 वर्ष पहले जो शिक्षा ज्ञान परक थी, वो श्रेष्ठ शिक्षा मानी जाती थी। नॉलेज, कहते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान सद्गुण है। जिसके पास सबसे बड़ा ज्ञान था वही सबसे शिक्षित व्यक्ति माना जाता था। तो 50 साल पहले रटने, रटाने, ज्ञान देने, सिखाने की तमाम प्रणालियां भारतीय शिक्षा पद्धति में 21वीं शताब्दी में ज्ञान अब शिफ्ट होकर के ज्ञान के प्रयोग पर आ गया है। तो कहा जा रहा है कि वो शिक्षा ज्यादा बेहतर है जो ज्ञान का एप्लीकेशन सिखाती है, जो ज्ञान को रिक्रिएट करके नया ज्ञान देना सिखाती है, जो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आती है। तो नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य एक कुशल, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड बच्चे का निर्माण करना है, और स्किल्स को 21st सेंचुरी स्किल्स के रूप में परिभाषित किया गया है। अब मैं 21st सेंचुरी स्किल्स पर 2-3 मिनट आपसे बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको याद हो जाए, रट जाए, कि जब आप अपनी क्लास में गणित विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा पढ़ा रहे हो तो आप
आपका दिमाग खुले कि मेरे इन 5 विषयों से इन स्किल्स का कोई विकास हमारे सामने बैठे 40 बच्चों में हो रहा है या नहीं। ये मैं जानबूझ करके चाहता हूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। हम सवेरे उठते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं, सिलेबस पूरा करके घर चले जाते हैं, यही वर्षों वर्ष निकल जाता है। तो आपको जानना जरूरी है कि 21वीं शताब्दी की स्किल्स क्या है जिनको नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रयास कर रही है, जोर दे रही है। उसमें लिखा हुआ है जब आप पढ़ेंगे तो 2 महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, एक लर्निंग स्किल्स है और एक लाइफ स्किल्स है। कुछ मत लिखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लर्निंग स्किल्स 4 बताई गई है कि जो आप नर्सरी से क्लास 12 तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं विषय, उनको पढ़ाते पढ़ाते अगर कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, ये चारों विकसित हो रही हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन आपका वो चैप्टर पढ़ाते समय, किताब पढ़ाते समय, गणित पढ़ाते समय, कोई कहानी पढ़ाते समय, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाते समय, फिजिक्स में लाइट पढ़ाते समय, केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ाते समय, अगर पढ़ाते समय आपके उस पढ़ाने से बच्चा अगर कम्युनिकेटिव नहीं हुआ, क्रिएटिव नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हुआ, क्रिटिकल थिंकर नहीं हुआ और उस बच्चे में कोलैबोरेशन, टीम भावना नहीं डेवलप हुई, तो माना जाएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं और आप वही पढ़ा रहे हैं जो 50 साल पहले था ज्ञान देना। दुनिया के सारे देशों में यही विषय है, यही सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते हैं। साइंस की यही थ्योरी लंदन और अमेरिका में भी 10th में पढ़ाई जाती है, जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड है, तभी आपकी किताबें बनती है, आइसोलेशन नहीं है। वहां भी कोई लैंग्वेज है, आपके यहाँ कोई लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के अपने उद्देश्य होते हैं। वहां सोशल साइंस आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट वहां का भी सोशल साइंस वहां का समाज जीवन होगा। सोशल साइंस समाज का जीवन, समाज का विज्ञान, रहन सहन, खान पान, इतिहास, भूगोल, आसपास का पर्यावरण, जीवन। तो अगर लर्निंग स्किल्स जो 4 है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैटरल थिंकिंग, अगर ये 4 विकसित कर रहे हैं आप, तो आप सही दिशा में हैं। नहीं तो आप सिर्फ किताब पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ उत्तर लिखा करके प्रश्न पूछ के नंबर दे रहे हैं। उस बच्चे की क्षमता का विकास आप नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ही उद्देश्य है स्किल्ड और कॉम्पिटेंट करना। आपके क्लासरूम की 40 मिनट की टीचिंग में, आपके क्लासरूम की 4 दिन की टीचिंग में, आपके क्लासरूम की 1 वर्ष की टीचिंग में अगर ये चारों स्किल्स जंप नहीं हुई, यहां से यहां नहीं पहुंची, तो आपका शिक्षण गलत दिशा में जा रहा है। अभी आप अध्यापकों को और आप प्रधानाचार्यों को अपने क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग को रीलुक करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्किल्स डेवलप हो रही कि नहीं। इसको लर्निंग स्किल कहते हैं। नई शिक्षा नीति एक और स्किल की बात करती है जिसको लाइफ स्किल कहते हैं। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपको जीवन जीना नहीं आता तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना सार्थक हुआ? अगर आप अपने घर में लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, सेवा नहीं करते, माँ बाप को नहीं पूछते, समाज को नहीं पूछते, अपने बच्चों से आप ठीक से ट्रीट नहीं करते, समय नहीं देते, अपने पत्नी से, परिवार से, भाई बहन से, मित्रों से नहीं ट्रीट करते, तो आपका जीवन सार्थक है। आप धो रहे हैं अपने जीवन को। सवेरे उठते हैं, उलझे रहते हैं, शाम को सो जाते हैं। और ज्यादातर को जीवन जीने की कला नहीं आती।
ज्यादातर को जीवन जीने की कला नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आता, जीवन का आनंद लेना नहीं आता। हम भगवान कृष्ण की धरती पर हैं, जिन्होंने हम सबको उत्सव में जीना सिखाया, प्रेम में जीना सिखाया, प्यार से जीना सिखाया, जीवन का आनंद लेना सिखाया। अधिकतर हम ऐसे हैं जो अपने जीवन को ढो रहे हैं, तनाव में, बीमारियों में, कॉम्प्लेक्सिटी में, अहंकार में, ईगो में, बात बात पर क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, दूसरों से ईर्ष्या, जलन और द्वेष, एक दूसरे के साथ साथ न रह पाना। इसीलिए नई शिक्षा नीति यह कहती है कि लर्निंग स्किल हो सकता है कि आप बहुत अच्छी नॉलेज देकर के और कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, इन चारों को डेवलप करके भी हो सकता है आपका बच्चा जीवन को सार्थक ना कर पाए। इन चारों से हो सकता है टॉप तक पहुंच जाए, आईआईटी का इंजीनियर हो जाए, हो सकता है देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर करोड़ों अर्न करने लगे। लेकिन अगर उस बच्चे में लाइफ स्किल्स नहीं होंगी तो जीवन में क्रम्बल करेगा, डिस्ट्रक्शन होगा, देश और समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी नई शिक्षा नीति लर्निंग स्किल्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स की बात भी करती है। पैरेलल इंपॉर्टेंस है, जितनी लर्निंग स्किल की उतनी ही लाइफ स्किल्स। और 5 है लाइफ स्किल्स जो शिक्षा नीति में दर्ज है। 5 लाइफ स्किल्स को अगर मैं आपसे बात करूं, फिर मैं कहूंगा इसको आपको याद कराना आवश्यक है, रटाना आवश्यक है, आपके मन में बैठाना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, अगर आप लर्निंग स्किल के मास्टर नहीं होंगे, अगर प्रिंसिपल कोलैबोरेटिव नहीं होंगे, तो 100 टीचरों से कम नहीं ले सकती, 3,000 पेरेंट को जोड़ नहीं सकती। अगर प्रिंसिपल कम्युनिकेटिव नहीं होंगी, उनके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग पावर नहीं होगी, कम्युनिकेशन खराब होगा, एक बेहतरीन तरीके से स्कूल नहीं चला सकती। अगर प्रिंसिपल और टीचर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे तो समाज पर बोझ होंगे, स्कूल पर बोझ होंगे। होते हैं कुछ लोग सिर्फ समस्या लेके आते हैं और कुछ लोगों को बता दो तो हर समस्या का समाधान दे देते हैं। तो आपके लिए भी वो कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नई नई नॉलेज क्रिएट करना, नई नई चीज करना उतना ही आवश्यक है जितना बच्चों के लिए। आप अगर आप नहीं होंगे तो आप ऐसे बच्चे नहीं डेवलप कर सकते, सीधा सा काम है। और इसका विकास आप कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको आप अपने को थोड़ा सा अवेयर करेंगे, थोड़ा भीतर से पैशन पैदा करेंगे, थोड़ा भूख पैदा करेंगे तो आप कर लेंगे। एंड अब आते हैं लाइफ स्किल्स में। 5 लाइफ स्किल्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत सारे रूप हैं। विनम्रता, हम्बलनेस, झुकना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जब आप किसी के सामने झुक के नमस्ते करेंगे तो सामने वाला भी झुक जाएगा, अकड़ दिखाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी। जिस इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी वो इंसान टॉप तक कभी नहीं जा सकता। फ्लेक्सिबल, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये पहली लाइफ स्किल्स है। देन लीडरशिप, आपके पढ़ाते पढ़ाते 5 विषय पढ़ाते पढ़ाते नर्सरी से 12 तक आपके बच्चे में लीडरशिप डेवलप होगी। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करना, टीम का नेतृत्व करना, अपना नेतृत्व करना, अपने शरीर का नेतृत्व, अपने फैमिली का, अपने देश का नेतृत्व करना। लीडरशिप, लीडर्स हमेशा लीड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप कल्पना करिए, रास्ता दिखाते हैं, आपके सामने टॉर्च बेयरर होते हैं। लीडरशिप, इनिशिएटिव, तीसरी लाइफ स्किल है इनिशिएटिव। इस स्कूल के कुछ लोगों ने अगर इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो आज हम सब यहां इकट्ठे हो पाते। छोटा सा उदाहरण है,
अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, नहीं बढ़ सकते। पहल करना, इनिशिएटिव का मतलब पहल करना। ज्यादातर लोग साइलेंट रहते हैं। टीचर एक प्रश्न पूछती है, 40 में से 39 बच्चे हाथ नीचे किए रहते हैं। टीचर की जिम्मेदारी अपने 40 बच्चों को वो इस तरीके से ट्रेंड करे, मोटिवेट करे कि उत्तर देने का इनिशिएटिव कर सके, हाथ उठा सके, सोच सके। इनिशिएटिव में तीसरी लाइफ स्किल है। एंड प्रोडक्टिविटी, फोर्थ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट। 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64, डेवलपमेंट। एक स्कूल से 10 स्कूल, एक विद्यालय से 10 विद्यालय, एक बच्चे से 1000 बच्चे। प्रोडक्शन इसको, प्रोडक्टिविटी इसको कहते हैं। एक फैक्ट्री से 50 फैक्ट्रियां। प्रोडक्ट, आप सोचिए जिसने फेसबुक का आविष्कार किया, जिसने गूगल का आविष्कार किया, जिसने व्हाट्सएप का आविष्कार किया, 1 रुपया भी नहीं लगा था जब ये बनाया था। नॉट अ सिंगल रूपी। अभी ट्विटर को खरीदा एलन मस्क ने 4 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ डॉलर, 1 रुपया नहीं लगा था बनाने वाले में। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होती तो 0 को 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच पाता। गूगल में सेल कर दे, आपको लाखों करोड़ रुपए देने वाले तैयार है। प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट लाइफ स्किल, सोशल स्किल। आपका बच्चा सोशली, क्योंकि इंसान जो पैदा हुआ है वो जंगल में नहीं हुआ है, इंसान तो समाज में हुआ है। माँ बाप नहीं होते तो पैदा होता क्या? अध्यापक नहीं होते तो अच्छा शिष्य बन पाता क्या? नहीं। समाज में उसका असली मकसद है समाज के साथ जीना, आइसोलेशन में नहीं। तो आपने अपने बच्चों में पढ़ाते पढ़ाते वही गणित विज्ञान की कहानी सब बताते बताते सोशल स्किल सिखा दी कि नहीं? ट्रेंड कर दिया कि नहीं? आदतें डाल दी कि नहीं? व्यवहार में उसके भर दिया कि नहीं? सोशल स्किल्स। कौन सी सोशल स्किल्स? संवेदनशीलता, स्नेह, प्यार, दया, करुणा, हम्बलनेस, विनम्रता, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, नेचुरल रिसोर्सों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, जिसने उसको दिया है उसके प्रति। कई बार हमारे आपके बच्चे प्रश्न करते हैं, जब वो गुस्सा होते हैं, कई बार वो कहते हैं आपने क्या किया हमारे लिए? तो पलट के पूछना चाहिए, आपने क्या किया हमारे लिए? आपने क्या दिया देश को, समाज को? समाज ने तो बहुत कुछ दिया आपको, पूरी नेचर दे ही तो रही है। इस नेचर की ब्यूटी है। हम इंसान एक सेल का निर्माण नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्रिएट करते हैं। बना सकता है कोई? हजारों हजार बरस से हमारा जीवन हो गया, हम एक सेल नहीं बना सकते। आप कल्पना करिए, नेचर कितनी विशाल, कितनी क्रिएटिव और इनोवेटिव है, जिसने हमको सब कुछ दिया है जीने के लिए। पंचतत्व तो दिए हैं, आप बना सकते हैं पंचतत्व? ये 5 लाइफ स्किल्स हैं। आप वही साहित्य, वही गणित, वही विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप किए कि नहीं? लीडरशिप डेवलप किया कि नहीं? इनिशिएटिवनेस डेवलप की कि नहीं? प्रोडक्टिविटी डेवलप की कि नहीं? सोशल स्किल डेवलप की कि नहीं? अगर नहीं तो आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, 50 साल पहले जैसे होता था, सिर्फ रटा रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। तो मैं रिवाइज करूंगा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है एक गुड ह्यूमन बीइंग का निर्माण, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा नागरिक जो कॉम्पिटेंट और स्किल्ड हो, क्षमतावान, कौशलपूर्ण हो। क्योंकि यही कॉम्पिटेंसी और यही स्किल्स उसको बेहतर इंसान भी बनाएंगे, साइंटिस्ट भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, नेता भी बनाएंगे, समाज सुधारक भी बनाएंगे और कलाकार भी बनाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य इतना ही है कि हमारे जो टीचर और प्रधानाचार्य हैं और जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स और टीचर्स मिल करके वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के पैराडाइम को कुछ ऐसे शिफ्ट करें कि रोट लर्निंग
कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड लर्निंग में शिफ्ट हो जाए। ये बड़े शब्द नहीं है, बहुत सरल शब्द है। आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो रटने वाली शिक्षा है, सिर्फ ज्ञान देने वाली शिक्षा है, कुछ ऐसा करिए, पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में कुछ ऐसा बदलाव ले आइए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उपयोग करिए, कुछ ऐसे अपने को अपग्रेड करिए, कुछ सिर्फ ज्ञान देने वाली शिक्षा स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी देने वाली शिक्षा में बदल जाए। और स्किल और कॉम्पिटेंसी मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन किया कि अगर आप लर्निंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो आप शानदार स्कूल चला रहे हैं। पानी दे तिवारी तिवारी ये सिर्फ आमुख पेज की बात करती है शिक्षा नीति, 1.5 पेज में, 2 पेज में। उसके बाद जो 58 पेज है, 58 पेज की शिक्षा नीति है, वो आपको तरीके बताती है कि कैसे इस एम को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। आपको उद्देश्य हमने बता दिया, उस उद्देश्य को थोड़ा मैंने डिफाइन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया, याद करा दिया। और आगे जो 60 पेज शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि इनको लागू कैसे करना है। और उस लागू करने में 3 बड़े परिवर्तनों की डिमांड करती है। 3 चेंजेस जो आप टीचर्स को करने हैं। करिकुलम में चेंज करिए, करिकुलम में चेंज करिए, वो स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करिकुलम को जानते भी नहीं है। वो सोचते हैं जो किताबें हैं वही करिकुलम है, जो सिलेबस है वही करिकुलम है। पहला करिकुलम चेंजेस रेकमेंड करती है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो एम पूरा नहीं होगा। सीधा बात है, नहीं बदलेंगे तो एम पूरा नहीं होगा। आप अपना भी नुकसान करेंगे, अपने 2 बच्चों का भी नुकसान करेंगे और देश के हजारों बच्चों का भी नुकसान करेंगे। तीनों घाटे में रहेंगे अगर आपने बदलाव नहीं लाया। तो 3 बदलाव की बात शिक्षा नीति करती है। करिकुलम रिफॉर्म, पेडागोजिकल रिफॉर्म और असेसमेंट रिफॉर्म। असेसमेंट मैं पहले बताता हूं। हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करना है। तो क्या करिकुलम रिफॉर्म आप करेंगे, क्या पेडागोजिकल रिफॉर्म आप करेंगे, क्या असेसमेंट रिफॉर्म आप करेंगे, जिससे शिक्षा नीति का उद्देश्य असलियत में लागू हो जाएगा। और दुनिया के बहुत सारे अच्छे और विकसित देशों ने यह सफलता प्राप्त कर ली, ये सफलता प्राप्त कर ली है। इन तीनों रिफॉर्म पर डिस्कशन से पहले मैं 3 रिपोर्ट्स का जिक्र करूंगा आपसे, और हो सकता है कुछ हमारे पुराने श्रोता हों तो इसको सुनेंगे। 3 रिपोर्ट्स हमारे देश की हैं, 3 रिपोर्ट्स जो पब्लिक डोमेन में है। पहले हमारे पास पीसा की रिपोर्ट है 2009 की, 2009 की। पीसा इंटरनेशनल एजेंसी है, OECD कंट्रीज इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दुनिया के टॉप जो कंट्रीज हैं, जो दुनिया की 95% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं, वो रिसर्च करने के बाद निकालते हैं। वहां की एजेंसी पीसा दुनिया के सारे देशों में जो चाहे उसकी टेस्टिंग करती है। और हमने 2009 में पार्टिसिपेट किया था और हम 74 में 72 आए थे। 74 में 72 आए थे। और रिपोर्ट्स बहुत सरल भाषा में यह कहती है कि भारतीय बच्चों में ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सीधा लिखा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उस नॉलेज का एप्लीकेशन उनको नहीं आता। आपकी जेब में पैसे तो हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं आता। आप बीमार हुए, लेकिन पैसे से दवा खरीदना नहीं आता, आप गए। तो भारतीय बच्चों में ज्ञान तो बहुत है,
नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज की एप्लीकेशन नहीं आती, उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, उस नॉलेज को रिक्रिएट क्रिएटिविटी नहीं आती। तो आपने जो कुछ बच्चे को ज्ञान दिया वो सिर्फ उसके मस्तिष्क में रह जाता, समाज को, देश को, दुनिया को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो क्या ऐसी शिक्षा देनी चाहिए? आपको माँ बाप ने, समाज ने बच्चों को दे दिया है 18 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए पढ़ाओ, कुछ तो उद्देश्य होगा, पढ़ा के क्या करना है। तो पीसा के रिपोर्ट में आता है हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे एप्लीकेशन करना, क्रिएट करना, इनोवेट करना, क्रिटिकली थिंक करना उनको नहीं आता। एक उदाहरण देता हूं, और रिपोर्ट से कहती है हमने अपने बच्चों को 2 + 2 = कितना होता है? 4। कितना होता है? 2 + 2 = बोल रहे हैं 4। हमने अपने बच्चों को 2 + 2 = 4 तो सिखाया, लेकिन 4 आने के कितने वे आउट्स हो सकते हैं ये सोचना नहीं सिखाया। 4 आने के 1000 तरीके हैं ये सोचना नहीं सिखाया। जिस दिन हम शिक्षा पद्धति में ये सोचना सिखा देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखा देंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सिखा देंगे, दूसरी रिपोर्ट है नाइस की, जो हमारे देश की है, 2017 की है, जिसको एनसीईआरटी ने कंडक्ट किया था, सैंपल सर्वे हुआ था, वो भी पब्लिक डोमेन में है और आपसे निवेदन करूंगा उसको सुनने के लिए। वो नाइस की रिपोर्ट 2017 की कहती है हमारे 40% बच्चे, लगभग 40% बच्चे जो तीसरी में सीखते हैं विज्ञान और गणित और समाज विज्ञान, 40% बच्चे उसको 5वीं और 8वीं में जाके समझते हैं। समझना किस दिन है? उसी दिन, उसी 40 मिनट में। तीसरी के बच्चे 40%, ऑलमोस्ट आधी आबादी 2 सालों तक। तो लर्निंग, क्योंकि लर्निंग तो पिलर की तरह है ना, बीच में एक ईंट निकाल दीजिए तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी नहीं, तय जमनी है। तो बीच में अगर गैप हो गया, लर्निंग गैप हो गया, तो ऊपर बिल्डिंग तो खोखली होगी, बच्चों की खोखली होगी। ठीक है, मजबूरी है, पढ़ते जाओ, डिग्री लेते जाओ। ये दूसरी रिपोर्ट कहती है कि लगभग 40% बच्चों को कई वर्षों बाद समझ में आता है। और तीसरी रिपोर्ट आपसे बात करता हूं, थर्ड एसएल की है, वो भी पब्लिक डोमेन में। वो ये कहती है कि हमारी शिक्षा पद्धति में, स्कूली शिक्षा पद्धति में निकलने वाले बच्चे 85% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स उनमें नहीं है। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बाकी उनको सिलेक्शन नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। 85% बच्चे जो पढ़ लिख करके विशारद हो गए हैं, ज्ञान विशारद हो गए हैं, उनको लोग जॉब नहीं देना चाहते। और एक और अनोखी चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मंच पर हम सब लोग बहुत बार कहा देते हैं कि सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, लेकिन वो कहां से कहां गए। दुनिया में जितने लोग टॉप पर गए हैं वो कभी टॉपर नहीं थे, बड़ी एवरेज लाइफ जिए थे। धीरूभाई अंबानी 40-50 साल पहले खोमचे पर समोसे बेचते थे, तेल बेचते थे, खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज फेल कर दी गई थी आकाशवाणी में, कहां से कहां पहुंच गए। जितने भी लोग टॉप पर गए हैं, माइकल जॉर्डन, स्टीव जॉब्स 10th छोड़ दिया, पढ़े नहीं 10th के बाद। स्टीव जॉब्स इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, अलीबाबा के मालिक। जितने लोग दुनिया में सामाजिक, आर्थिक या औद्योगिक क्रांतियां की हैं, एवरेज लोग। तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता हमारी शिक्षा व्यवस्था पे, फिर हम क्या कर रहे हैं। बिना अच्छी शिक्षा, बिना टॉप किए, बिना नंबर लिए, बिना स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपके किए तो टॉपर है। अगर हम उनको आदर्श मान रहे हैं तो फिर हमारी शिक्षा पद्धति क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं फिर समझ में आता है कि खोट है। ये कोई मोटिवेशन का विषय नहीं है कि इन लोगों ने बिना
अच्छी स्कूलिंग के बिना टॉप किए कहां से कहां पहुंच गए। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूट अलग चल रहे हैं और देश की जो जरूरतें हैं वो अलग चल रही हैं। नई शिक्षा नीति इस पर प्रश्न चिन्ह उठाती है और इसमें बदलाव लाने की बात करती है कि आप स्किल्ड और कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे। उसके लिए फिर 3 रिफॉर्म लेके आती है, करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। करिकुलम रिफॉर्म में छोटी सी चर्चा करूंगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, आप अच्छे अध्यापक और अच्छे प्रधानाचार्य नहीं बनेंगे। कितना भी भाषण सुन लें और कितना भी अहंकार पाल लें अपने मन में कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, उस अहंकार से जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप समाज को नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेहनत करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जितनी बिरादरी यहां बैठी है, करिकुलम क्या है आपको समझना पड़ेगा और करिकुलम स्कूल में कैसे कस्टमाइज किया जाए आपको समझना पड़ेगा। किस करिकुलम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाएं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बच्चे इनोवेटिव, क्रिएटिव हो जाए, बच्चे स्किल्ड और कॉम्पिटेंट हो जाए। वो करिकुलम आपको बनाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं 3-4 मिनट में अगर एक छोटा सा उदाहरण आपको करिकुलम का दूं, होता ना, एनसीईआरटी ने एक गाइडलाइन दी है कि ये करिकुलम है, इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ये होगा। तो करिकुलम में जो चेंजेस एनईपी ने रेकमेंड किया, वो कहता है कि अपने करिकुलम में चेंज करिए जिससे रूट लर्निंग, नॉलेज बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बदले, रिसर्च ओरिएंटेशन में बदले, इनोवेटिव क्रिएटिवनेस में बदले, स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी में बदले। उसके लिए आपको अपने करिकुलम को आर्ट इंटीग्रेट करना होगा, सब्जेक्ट इंटीग्रेट करना होगा, लाइफ इंटीग्रेट करना होगा, स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करना होगा। ये सारे इंटीग्रेशन इसलिए जिससे लर्निंग अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन क्रिएटिविटी में बदल जाए। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो रूट लर्निंग चलती रहेगी। तो जितने भी टीचर्स हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। आप में से कोई 4th के बच्चों को पढ़ाता है? हाथ उठाए। क्लास 4 का कोई है टीचर? कोई बात नहीं, 2-3 है। सोशल साइंस की एक बुक है नदियों के बारे में, उसमें एक चैप्टर है गंगा नदी। एक तरीका यह है कि आप 5 मिनट में गंगा नदी का ज्ञान देकर के निकल जाए। 5 मिनट्स में वो गंगा नदी पर पूरा व्याख्यान टीचर देता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस करिकुलम को समझने के लिए, क्योंकि एक तरह की हमारी आपकी अगर बातचीत हो तो एक तरह की ट्रेनिंग भी है। तो क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक में, आपकी स्कूल में नदियों के चैप्टर में गंगा पर है, जिसको 5 मिनट में आप पढ़ा सकते हैं। गंगा चैप्टर किस किताब में है? सोशल साइंस। जब सोशल साइंस में एक टीचर गंगा को पढ़ाएगा, अब आप इसी को सब्जेक्ट इंटीग्रेट करिए। गंगा चैप्टर को अगर आप सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो जब आप सोशल साइंस में आप आएंगे तो गंगा नदी के महात्म के बारे में, गंगा नदी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, गंगा नदी किन किन शहरों से निकलती है उसके बारे में, गंगा नदी के कारण क्या क्या सामाजिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चों को सिर्फ एक गंगा पढ़ाते पढ़ाते कितना बड़ा समाज विज्ञान आप पढ़ा जाते हैं। वो नदी के प्रति उसका प्रेम शुरू हो जाता है, नदी के प्रति उसको सेंसिटिव आप बना देते हैं। नदियां जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं इसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं, एक जीवन दर्शन भी मिल जाता है। नदियां क्यों उनको प्रिजर्व करना, क्यों उनको संरक्षित करना जरूरी है, क्यों हम लोगों ने नदियों को माता की तरह माना, एक समाज विज्ञान है। तो
तो जब आप टीचर बैठ करके अपना करिकुलम बनाएंगे तो आप ढांचा सीखेंगे कि जो समाज विज्ञान में पढ़ाना है उससे ये आउटपुट निकालना है, ये लर्निंग आउटकम लेना है गंगा नदी के चैप्टर में। जब सब्जेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा आएगा, उसमें ज्योग्राफी आएगी। तो जब गंगा नदी आप ज्योग्राफी के रूप में लेंगे तो गंगा नदी के किनारे जो शहर है उनका जीवन स्तर, वहां की फसलें, वहां की जीव जंतु, वहां की सारी चीजें आप बताना शुरू करेंगे, पोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग। वही गंगा नदी जब आप लैंग्वेज में लेकर के आएंगे तो गंगा के ऊपर इतिहास, गंगा के ऊपर साहित्य, गंगा के ऊपर कविता, कहानी, नाटक, कितनी चीजें हैं जो इंटीग्रेट होगा। उसी गंगा नदी को जब मैथ इंटीग्रेट आप करेंगे, गणित इंटीग्रेट करेंगे, कहां से चलती है, कहां पहुंचती है, गंगोत्री से चलती है, गंगा सागर तक पहुंचती, कितनी दूरी तय करती, कितनी डिस्टेंस है, और अगर वहां से पानी शुरू होता तो कितने दिन में वहां तक पहुंचता है, सब गणित है। ये क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है, क्रिएशन बढ़ता है, लैटरल थिंकिंग शुरू होती है, तब वो 2+2 4 नहीं, 4 आने के वे आउट सीखता है। जब मैथ इंटीग्रेट उस गंगा नदी को आप करते हैं, उसमें वॉल्यूम कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, कौन कौन से सिटीज है, उन सिटीज की पॉपुलेशन क्या है, उस सिटीज में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस शहरों में किस जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स क्या, वहां की लिटरेसी क्या है। जब एक मैथ इंटीग्रेट करता है तो आपको 10 चीजें निकलती हैं। और ऐसे स्कूल हैं जो उस गंगा नदी को 6-6 दिन पढ़ा करके कंप्लीट करते हैं। उससे सिर्फ सोशल साइंस का कोर्स नहीं पूरा होता, इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, जबरदस्त इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे शिफ्ट कर रहे हैं। हमने क्या बांटा, पहले गणित पढ़ो, फिर विज्ञान पढ़ो, फिर भाषा विज्ञान पढ़ो, फिर सोशल साइंस पढ़ो, फिर चलो खेल लेते हैं और गाना गा लेते हैं। हमने खांचों में बांट दिया, जीवन ऐसे नहीं है। इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है, ये करिकुलम का एक रिफॉर्म है जो एनईपी आपसे कहती है। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। फिर आर्ट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट आर्ट इंटीग्रेशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्यों ये कहा गया है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेटेड लर्निंग देंगे, आर्ट इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, तो रोट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग में बदलेगी, जो समझ में आया वो एप्लीकेशन में बदलेगा, प्रयोग करेगा, और जब वो प्रयोग करेगा तो वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा, और जब वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा तो आपकी एनईपी का टॉप एम अचीव होगा। ये लर्निंग स्किल्स का पार्ट है, ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए कहा गया है कि सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम लेकर के आइए। उसके लिए आपके प्रधानाचार्य को, आपके अध्यापकों को बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टीचर का रोल होगा, खांचा खींचेंगे, कई दिन लग जाएंगे, तब आप एक इंटीग्रेटेड लर्निंग बना पाएंगे सब्जेक्ट की। दूसरा आर्ट इंटीग्रेटेड। आर्ट इंटीग्रेटेड में ये एनईपी कहती है कि अगर हम स्टोरी टेलिंग, थिएटर, ड्रामेटिक्स, इन चीजों को इंटीग्रेट करेंगे तो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग और इनोवेटिव क्रिएटिव लेवल तक पहुंच जाएगी। सारी कवायद सिर्फ ये है कि बच्चे जो रोट लर्निंग सीख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़े, उसकी एप्लीकेशन कैसे बढ़े, और वो कैसे एनालिसिस करते हुए क्रिएटिव लेवल तक पहुंच जाए। तो अगर आप अपनी क्लास में गणित पढ़ा रहे हैं या विज्ञान पढ़ा रहे हैं और जो कुछ आपने पढ़ाया उसके नॉलेज मिल गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, 90% बच्चे तो समझते ही नहीं है पहली क्लास। किसी दूसरे टीचर को बैठाइए तो आउटपुट समझ में आता है। नॉलेज मिल गई, पहला एम, अंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरा एम, तीसरा एप्लीकेशन। क्लास में कभी नहीं सिखाया जाता कि इसको अप्लाई करो। हमने अलजेब्रा पढ़ाया, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, इवन हमने, हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर होंगे, कितने फिजिक्स के टीचर हैं जिन्होंने कोई चैप्टर पढ़ाया, सपोज करिए लाइट चैप्टर पढ़ाया, पेंडुलम पढ़ाया, प्रिज्म पढ़ाया, उसका जीवन में उपयोग क्या है, लाइट में उपयोग क्या है, फैक्टर में उपयोग क्या है, घर में उपयोग क्या है, डे टू डे की अपनी लाइफ में कैसे हम जोड़े।
तो जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे वो नॉलेज बंद किताब है, फिर कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आर्ट इंटीग्रेशन करिकुलम की बात होती है, कैसे आप आर्ट इंटीग्रेट करें, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटिक्स, थिएटर कनेक्ट कैसे आप करें जिससे इस चीज बढ़े। तो फिर आपके सारे टीचरों को बैठना पड़ेगा कि जब आप गंगा पढ़ा रहे हैं तो उस गंगा को आर्ट इंटीग्रेट करके इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। गंगा नदी जब आप पढ़ा रहे हैं तो थिएटर के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, क्विज के थ्रू कैसे किन कलाओं का प्रयोग करें कि गंगा नदी नॉलेज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एप्लीकेशन हो जाए, एनालिसिस हो जाए और एक नई नॉलेज क्रिएट हो जाए, क्रिएटिविटी लेवल तक पहुंच जाए। ये एनईपी कहती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है करिकुलम रिफॉर्म। जितने टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं प्लीज आप वापस जाकर के टेबल पर बैठें, डिस्कस करें, खाका खींचें। सबसे आसान तरीका, अगर नहीं आता तो ट्रेनर कॉल करें, 10-20-50 हजार रुपए खर्च करिए, मास्टर ट्रेनर कॉल करिए, बुलाइए जो करिकुलम का मास्टर है और सिखाइए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। तो करिकुलम रिफॉर्म जब आप करेंगे तब ये कार्य होगा। पेडागॉजिकल रिफॉर्म, पेडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ने पढ़ाने का तरीका। पेडागॉजी, आप टीचर दूसरे टीचर की क्लास में बैठ कर देखो, आप प्रिंसिपल अपने टीचर की क्लास में पीछे ऑब्जर्व करिए कि टीचर किस पेडागॉजी से पढ़ा रहा है। अगेन नई शिक्षा नीति ये कहती है जो वर्तमान पेडागॉजी है वो रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है। वर्तमान पेडागॉजी क्या है? 90%, 95%, 98% टीचर आते हैं, 40 मिनट पढ़ाते और जाते हैं। तो बच्चों के सामने तो लाइन लगी हुई है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 8 पीरियड। पहले फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, अब ये कर लो। हमने सजा दिया है और बच्चे मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो क्लास छोड़ के भाग भी नहीं सकते। स्टीव जॉब्स ने तो स्कूल छोड़ के भाग गए थे। वो बोले थे मेरी क्रिएटिविटी को मेरा स्कूल किल कर दे रहा है, और लिखते हैं अगर मैं स्कूल नहीं छोड़ता तो मैं मास्टर कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर पाता। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कहां से कहां चले गए। कई बार हमारे बच्चे फंस जाते हैं, हमारे जेल बच्चे के स्कूल में जाए नहीं हो सकता, जाएगा ही छोटा है। आप भी अपने बच्चों के साथ करोगे और क्लासरूम में वो 40 मिनट का भाग सकता है, तुरंत कंप्लेंट प्रिंसिपल को, टीचर को, पेरेंट को। 1 क्लास, 2 क्लास, 8 क्लास, ऐसे ही आप 18 साल निकालते हैं। वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इनोवेटिव, क्रिएटिव है, कितनी स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी देने वाला है। आपने उसके जीवन को कितना सुंदर बनाया, कितना जीवन जीने की कला सिखाई, इस पर तो हम विचार ही नहीं करते। दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति पेडागॉजिकल रिफॉर्म की बात करती है। अपनी पेडागॉजी को आप अगर नहीं बदलेंगे तो क्लासरूम रोट लर्निंग होगा। उसके लिए वो एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी की बात करते हैं। अगर एक शब्द कहूं तो एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी, ऐसी पेडागॉजी जिससे बच्चा जो कर रहा है उसका अनुभव ले। एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी या टीचर्स जितने बैठे हैं, मैं आपसे फिर मुखातिब हूं, जल्दी बात पूरी करूंगा नहीं तो आप बोर होने लगेंगे। एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी, अनुभव पर शिक्षा किसे कहते हैं? जो शिक्षा आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका अनुभव करा दे। आप अपने बच्चे को क्या किताब पढ़ा करके स्विमिंग सिखा सकते हैं? किताब पढ़ करके कुकिंग सिखा सकते हैं? किताब पढ़ा करके मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकते हैं? कंप्यूटर चलाना सिखा सकते हैं? नेवर। लेकिन हम उसको किताब पढ़ा करके 5 विषयों का मास्टर बना देते हैं और वो 5 विषय यहीं रह जाते हैं, उसका अनुभव नहीं होता। तो जब एक्सपीरियंशियल नहीं होगा तो रोट लर्निंग से क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंचेगा। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो नॉलेज से होते हुए, अंडरस्टैंडिंग से होते हुए, एप्लीकेशन से होते हुए, एनालिसिस से होते हुए क्रिएटिविटी तक पहुंच जाए। ये कॉग्निटिव डोमेन है। ये इस तरीके से आपको उन एक्टिविटीज के थ्रू करना है, उस पेडागॉजी से करना है, वो तरीके अपनाने हैं
कि ये नॉलेज से क्रिएटिविटी तक की यात्रा में वो लाइफ स्किल्स धीरे धीरे सीखते हैं, जिनका डिस्कशन कुछ देर पहले किया था। एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी में ये माना जाता है कि बेस्ट तरीका है सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग। आप में से कितने ऐसे टीचर हैं जो क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और अच्छे से, क्योंकि प्रश्न पूछने वाली जो कला है वो सबसे बेहतरीन टीचिंग कला है। जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिन्होंने लर्निंग को चेंज कर दिया, देखो ऐसा है ना कि जो लर्निंग को अगर आप चेंज नहीं करेंगे, उन्होंने पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को बदल लिया है और वो टीचर बेस्ड लर्निंग की जगह सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग शिफ्ट हो गए। एक शब्द आपको बता रहा हूं, अब उनके यहां टीचर को गाइड कहा जाता है, फैसिलिटेटर कहा जाता है। आप क्लासरूम के टीचर नहीं हैं जो आएगा 40 मिनट पढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। यही बदलने की बात एनईपी कहती है। अगर आप 40 मिनट पढ़ाएंगे तब तो आप ये मान ले रहे हैं कि आप ही को ज्ञान है और आप वो एक पेडागॉजी अपनाएंगे जो सिंगल वे रिसीवर की तरह बच्चे रिसीव करेंगे। क्लासरूम में आप गाइड और फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं। आप अपने 40 मिनट की क्लास में जा रहे हैं, आपको सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ शिफ्ट कराना है अपने चैप्टर को। आप अपना चैप्टर उठाते हैं, उस चैप्टर के प्रति जो प्रश्न हैं उनको बच्चों से थ्रो करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इग्नाइट करते हैं, चार्ज करते हैं और चैलेंज देते हैं कि जो मैंने प्रश्न पूछा है रिसर्च करो, इनोवेट करो, रीड करो, डिस्कस करो, लाइब्रेरी में जाओ, सोसाइटी में जाओ, नेट पर सर्च करो और फिर इसका उत्तर बताओ। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। अभी क्या होता है, किताब खोलते हैं और फिर बहुत सुंदर नोट्स लिखाते होता है ना, क्लास नोट्स, होमवर्क, ये प्रश्न, ये उत्तर, ये प्रश्न, ये उत्तर। तो बच्चे ने क्या किया, जीरो, अब बिग जीरो। इस प्रोसेस से बच्चे की सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग नहीं हुई, इनोवेटिव रिसर्च नहीं हुई, क्रिएटिविटी नहीं आई। क्या हुआ, रोट लर्निंग। और इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता इंटरेस्टिंग। तो पेडागॉजिकल चेंज में जल्दी बात करता हूं। एनईपी ये कहती है कि आप एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी लेकर के आओ। अगेन एक्सपीरियंशियल पेडागॉजी कौन सी है, प्रोजेक्ट बेस्ड। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी है। हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, बढ़िया नेट से प्रिंट निकालते हैं, कलरफुल कट करके पेस्ट करके दे देते हैं और हमारे टीचर मान जाते हैं, वाह दिस इज द प्रोजेक्ट। अरे प्रोसेस कभी पूछी बच्चे से, किस प्रोसेस से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया, क्या रिसर्च किया, क्या इनोवेट किया, क्या उसमें नयापन है, क्या डिस्कशन है, किताब से अलग क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम प्रोजेक्ट्स तो समझे ही नहीं आज तक कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है। हमने औपचारिकता, प्रैक्टिकल्स, ये दूसरा जो एनईपी कहती है। आपको 30 नंबर और 20 नंबर प्रैक्टिकल्स के लिए दिए गए। आप प्रिंसिपल के रूप में, टीचर के रूप में उस प्रैक्टिकल्स को देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ज्यादातर टीचर क्या होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, करो निकल लो 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि 30 में चीज तो हम देंगे। तो इंटरेस्टेड 2-4 बच्चे जिनका इंटरेस्ट होगा वो कर लेंगे, बाकी 90% नहीं करते। प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, 20% इंटरनल असेसमेंट हम लोगों ने दिया है। अपना प्रोफाइल बनाता है, अपनी पर्सनालिटी देता है, स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन, जितनी चीजें इंटरनल असेसमेंट। कितनी गंभीरता से आप प्रिंसिपल और टीचर उसके इंटरनल असेसमेंट को लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि 20 में 20 तो मिल ही जाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर आप नहीं देंगे तो नॉलेज क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंचेगी और स्किल्स, लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। सीधा उत्तर में बता रहा हूं आपसे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने का तरीका है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंडस्ट्री कनेक्शंस, विजिट्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग, रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग। ये बड़े शब्द नहीं है,
आप में से बहुत से लोग करते होंगे, थोड़ा बहुत करते होंगे और छोड़ देते होंगे। ये एनईपी कहती है आप अपनी पेडागॉजी बदलिए, करिकुलम बदलिए। क्यों? जिससे रोड लर्निंग एक्सपीरियंशियल में शिफ्ट हो, जिससे नॉलेज क्रिएटिविटी तक पहुंचे। पेडागॉजी बदलिए। क्यों? जिससे बच्चों की बोरियत खत्म हो, तनाव खत्म हो, उनका जीवन थोड़ा जॉयफुलनेस की तरफ बढ़े, वो पार्टिसिपेटिव लर्निंग में शिफ्ट करे, फ्लिप लर्निंग में शिफ्ट करे, वन वे लर्निंग से मल्टी मोडल में शिफ्ट करे। ऐसी पेडागॉजी अपनाइए जिससे अगेन रोड लर्निंग, रटने वाली शिक्षा जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से, क्रिएटिविटी से, एनालिसिस से टॉप तक पहुंचे। एंड थर्ड, असेसमेंट। सारे सीबीएसई स्कूल का एक ही उद्देश्य होता है कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसकी ठीक से तैयारी कराओ, जिससे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा है। आप मार्कशीट लेते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, पेपर में निकालते हैं, और आपके पेरेंट यही चाहते हैं। 3 घंटे में हम जो असेस करते हैं वो क्या रियल असेसमेंट है? वो सैंपल है। असली असेसमेंट तो आप 365 डेज करते हैं। इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉम्पिटिशंस, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, डिबेट, डिक्लेमेशन, ये रियल असेसमेंट है। इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, इससे लाइफ स्किल डेवलप होती है। इस पर ट्रस्ट ना देकर के हमारा पूरा जोर क्या होता है? परीक्षा पर। तो परीक्षाओं के प्रश्न के उत्तर हम लिखाते हैं, रटाते हैं, और फिर क्वेश्चन पूछ करके उनको 100 में 100 दे देते हैं। असेसमेंट क्या ये जायज है? नहीं। तो नई शिक्षा नीति आप टीचर्स, प्रिंसिपल्स और हम पॉलिसी मेकर्स से ये कहती है कि असेसमेंट को अब आप पेन पेपर असेसमेंट की जगह 3 घंटे का असेसमेंट की जगह मल्टी मोड असेसमेंट पे शिफ्ट करिए। बच्चे का भविष्य सिर्फ 3 घंटे में नहीं लिखा जाए। उसको बोलना आता है, उसको पढ़ना आता है, उसको कम्युनिकेट करना आता है, उसको खेलना आता है, उसको कलाएं आती हैं, वो एक बेहतर इंसान बन रहा है। ये सब असेसमेंट का पार्ट करना चाहिए। इसलिए मल्टी मोड असेसमेंट पे शिफ्ट करिए। और दुनिया के जितने टॉप कंट्रीज हैं इन ऑल मैटर्स, नॉट ओनली इकोनॉमी, हैप्पीनेस में, वो सिर्फ असेसमेंट पे शिफ्ट कर गए। अमेरिका में बोर्ड नहीं होते, स्कूल को एक्रेडिटेट कर दिया जाता है और स्कूल उस रेटिंग एजेंसी पे खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाएगा, खुद ही एग्जाम लेगा, खुद ही नंबर दे देगा, वो दुनिया में माना जाएगा। तो अब हमें धीरे धीरे उस पर शिफ्ट करना है। तो मल्टी मोड असेसमेंट में ही प्रैक्टिकल्स है, मल्टी मोड असेसमेंट में इंटरनल असेसमेंट्स हैं 20 नंबर के, मल्टी मोड असेसमेंट में प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट है, मल्टी मोड असेसमेंट में आपके प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री कनेक्शन, फील्ड विजिट्स, प्रैक्टिकल्स हैं। और धीरे धीरे हम इसको 50% तक, चूंकि नेशनल लेवल पे हमें असेस करना है, तो ये जितनी छूट मिलेगी कई बार उसके मैलाफाइड इंटेंशन शुरू हो जाते हैं। 90% बच्चे, एक डाटा आपसे शेयर करता हूं सीबीएसई का, मोर देन 90% बच्चे लेस देन 90% लाते हैं। मीन्स ओनली 10% बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 90% लाते हैं। मीन्स बोर्ड एग्जाम में 80 या 70% का जो हम लेते हैं उसमें सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 90% लाते हैं। दूसरा डाटा, मोर देन 90% बच्चे हैं जो 100% लेते हैं प्रैक्टिकल से और इंटरनल असेसमेंट में। ये डिफरेंस हो सकता है क्या? तो हम ही नहीं बदलना चाहते, हम ही नहीं करना चाहते, हमको बस अपने 4 बच्चे देखते हैं, इनको नंबर दे दो। तो नई शिक्षा नीति पेडागॉजिकल रिफॉर्म की बात करती है, असेसमेंट रिफॉर्म की बात करती है, करिकुलम रिफॉर्म की बात करती है। असेसमेंट रिफॉर्म में मल्टी मोड असेसमेंट पे, 360 असेसमेंट पे, उसमें टीचर, पेरेंट्स और प्रिंसिपल को ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने बच्चों को लेके चले। अल्टीमेटली पूरी शिक्षा नीति जो आपके सामने है, उसका उद्देश्य ये है कि जो देश के बच्चे और देश के नागरिक हैं
वो डंप ना हो, ज्ञान के भंडार की तरह से दिमाग में ना रख लें, वो बच्चे इनोवेटिव, क्रिएटिव, रिसर्चर, एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंचेंगे। क्योंकि जो स्कूल, जो विद्यालय, जो देश अपने बच्चों को क्रिएटिव, इनोवेटिव लेवल पे लेके आता है, लाइफ स्किल्स के लेवल पे लेके जाता है, वो ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा कर जाता है। तो आप जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, मैं यही समराइज करके आपसे बताऊंगा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य गुड ह्यूमन बीइंग का निर्माण, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो स्किल्ड और कॉम्पिटेंट हो। स्किल्स लर्निंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स के रूप में है, और इनको पढ़ाने का तरीका वही 8 घंटे, वही 5 विषय हैं। परिवर्तन क्या करना है? पेडागॉजी में, असेसमेंट में और करिकुलम में। क्यों करना है? क्योंकि नहीं करने से वो शिक्षा बोरियत वाली है, इनोवेटिव, क्रिएटिव नहीं है। उससे बच्चे जीवन में प्रयोग करना नहीं सीख रहे हैं, इनोवेट करना नहीं सीख रहे हैं, क्रिएट करना नहीं सीख रहे। जब आप करिकुलम, पेडागॉजी और असेसमेंट में परिवर्तन लाएंगे तो जॉयफुलनेस बढ़ेगी, लर्निंग इंटरेस्टिंग होगी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग से क्रिएटिविटी लेवल तक पहुंचेगी और एजुकेशन का एम पूरा होगा। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हिम्मत में आपको अफेक्टिव डोमेन डेवलप करना है। मींस एथिक्स, वैल्यूज, बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर, हम्बलनेस। इसी दौरान, क्योंकि जितनी एक्टिविटी आप पढ़ाने में कराएंगे, उसमें यही कलाएं उनकी उभर के सामने आएंगी। पिछले इतनी देर में जो मैंने बोला है उसका सिर्फ एक, क्यों सर सुकुमार जी, गुरुदक्षिणा मांगी जाती है, मांगे कुछ, मांगे कुछ कि नहीं सर? जितने लोग इस हाल में हैं, जा करके कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। जो है इसी स्टेट ऑफ माइंड में मत रहिएगा, नहीं तो मेरा आना व्यर्थ है, निरर्थक है। मैं इसी लालच में आया था कि 200-400 गुरु लोग मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, जो 2-4 लाख बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं, इग्नाइट करेंगे। अगर आप मोटिवेट करेंगे, चार्ज करेंगे, बच्चे निकल जाएंगे। तो प्लीज जिस लेवल पे हैं इसमें बदलाव जरूर लाइएगा। घर जा करके एक बार एनी जरूर रीड कर लीजिए, 50-60 पेज की है, 2-3-4 घंटे लगेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी रीड कर लीजिए। एनसीएफ आ गया है, फाउंडेशनल स्टेज का, बचपन का, जो 5 ईयर की बात मंच से मैडम और सर कर रहे थे, छोटे बच्चों का नर्सरी, केजी, अपर केजी 1 और 2, इन 5 वर्षों का एनसीएफ आ गया है। वो यही कहता है कि कैसे प्ले मेथड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दें, जिससे बच्चे इग्नाइट हों, भीतर निकल के, उसको पढ़ लीजिएगा। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं पेडागॉजी में, करिकुलम में, उसका अध्ययन करिएगा। और दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज करने में, उनको इंप्लीमेंट करिएगा। मैं आज सिर्फ आपसे यही मांग के जा रहा हूं कि अगली बार जब आप में से कोई मिलेगा और ये कहेगा कि हम वृंदावन वाले सेमिनार में मिले थे, मैं पूछूंगा एनईपी रीड किया, एनसीएफ रीड किया, पेडागॉजी और करिकुलम में कोई रिसर्च की और कुछ नया प्लान अपने स्कूल में बनाया? अगर आप प्रिंसिपल होंगे तो मैं पूछूंगा कि अपने टीचर से क्लासरूम में पीछे बैठ करके ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन शुरू किया? अगर आप टीचर होंगे तो पूछूंगा अपने कलीग्स के क्लासरूम में पीछे बैठ करके उसकी पेडागॉजी, उसका असेसमेंट, उसका पढ़ाने का तरीका सीखा? और अगर आप हाँ कहेंगे तो फिर मैं आपके विद्यालय में आऊंगा। अपनी
इन्हीं बातों के साथ एक बार आदरणीय भाई साहब को, शिव कुमार जी को, मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ सहयोगी को, प्रिंसिपल मैम को, धानुका विद्यालय के प्रबंधक महोदय को, विद्या भारती के सारे प्रिंसिपल और टीचर्स को, सीबीएसई बोर्ड के हमारे जितने भी आसपास के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, टीचर, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक अच्छे छात्र की तरह बैठ करके सुनने के लिए और ये वादा करने के लिए कि आप ये गुरु दक्षिणा पूरी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।